सिद्धि की शादी के बाद वो ससुराल चली जाती है। पीछे रह जाती है भाभी रानी। सिद्धि के ससुराल जाते ही भाभी कहती है, अरे वाह जी वाह, सारे कपड़े मेरे। हाय रे पैंट, अरे वाह वाह, मजा आ जाएगा। अरे ये सिद्धि की अलमारी के सामने खड़े होकर क्या बड़बड़ा रही है? जाकर देख मेहमानों को विदाई की मिठाई मिली कि नहीं। अब हाँ माँ जी, क्यों नहीं, लेकिन पहले कपड़े तो बदल लूं। अब रानी आ जाती है सिद्धि के उन कपड़ों में जो वो ससुराल जाने से पहले घर छोड़ जाती है। अरे रानी, कुछ दिन रुक जाती। अरे ये तो सिद्धि बिटिया को मैंने ही दिया था, बड़ा ही फबता था उस पर, तुझ पर तो कुछ खास नहीं लग रहा। अब वो ना मेरे सारे कपड़े गीले थे तो सोचा पहन लूं। वैसे भी सिद्धि को कौन सा भी पुराने आउटडेटेड कपड़ों को पहनना है। वैसे भी ये सूट तो मैंने तभी पहना था, वैसे खास है भी नहीं ये। हाँ ठीक है, लेकिन ना मेरी सिद्धि पर तो जमता था। सारे मेहमान चले जाते हैं और सिद्धि ससुराल से मायके पहली बार आती है। ओह, अपना घर, अपना कमरा, अपनी अलमारी। ये बोलकर जैसे ही सिद्धि अलमारी खोलती है तो सामने उसके कपड़ों की जगह कुछ और ही रखा होता है। माँ, जरा कमरे में तो आना। सास और रानी वहां पहुंच जाते हैं। रानी ने पहनी होती है सिद्धि की जींस और टी शर्ट। अरे भाभी, ये क्या? ये तो मेरी बड़ी ही महंगी टी शर्ट है, इसे आपने घर में क्यों पहनी है? अरे बहुत मिलती है दीदी ये चौक की मार्केट में, 150 में। ओ भाभी प्लीज, ये एरोपोस्टल है, 2000 की एक टी शर्ट। ओह, 2000 में तो दीदी 4 साड़ी आ जाए। अब क्या बोलूं? भाभी, ये मेरी अलमारी में छोटू के कपड़े, तो मेरे कपड़े कहाँ हैं? मेरी अलमारी में? अब दीदी आपको कौन से पुराने कपड़े पहनने थे? माना भाभी, लेकिन मैं जब घर आती तो यही सब पहनती ना। अरे तुम तो बड़ी कंजूस हो दीदी। खैर, वक्त आता है जब सिद्धि ससुराल के लिए रवाना हो रही होती है। अरे रानी, अंदर से सिद्धि का गिफ्ट ले आ, लड़की पहली बार ससुराल से मायके आई है। रानी अंदर जाती है और एक सिंपल सी साड़ी लेकर बाहर आ जाती है। ये लीजिए माँ जी। सास बेटी को गिफ्ट देकर ससुराल भेजती है। अगले दिन रानी एक सुंदर सी साड़ी पहनकर सामने आती है। अरे रानी, ये तो वो साड़ी है जो मैंने सिद्धि को देने के लिए दी थी जब वो ससुराल ले जाती, लेकिन ये तूने कैसे पहन ली? अरे माँ जी, ये साड़ी तो मुझे बहुत पहले से ही पसंद थी, लेकिन चिंता ना करिए, मैंने सिद्धि के लिए भी अच्छी सी साड़ी दी है। हाँ। तभी सिद्धि का फोन आता है। क्या माँ, कुछ अच्छा तो दिया होता ससुराल ले जाने के लिए। अरे पहले दिखा दिया होता। ये चमकते हुए पैकेट में नौकरानी वाली साड़ी मत दिया करो माँ। अरे बेटे, वो तेरी भाभी ने ना गलती से उससे पैकेट बदल गया। हाँ, मैं कल ही तेरे भाई के हाथ से तेरा वाला पैकेट भेज दूंगी। अरे रहने दो माँ, आई एम श्योर भाभी ने अभी वही साड़ी पहनी होगी जो तुमने मेरे लिए रखी थी। तुम तो समझ नहीं पाई उनको। खैर छोड़ो, मैं ज्यादा बोलती अच्छी नहीं लगती, रहने दो, आपको उन्हीं के साथ रहना है, फिर बात करेंगे। सास को रानी पर गुस्सा आ जाता है। वो उसके कमरे में जाती है जहाँ वो शादी का एल्बम देख रही होती है। रानी, मार्केट जाकर एक ऐसी ही साड़ी लेकर आ, कल प्रतीक जाकर सिद्धि के घर दे आएगा। अरे क्यों माँ जी, कितनी साड़ी देनी है दीदी को? यहाँ कोई सेल लगी है क्या? अरे चुप कर, मेरे बेटी के हिस्से की साड़ी खुद पहन ली, अब ज्यादा ज्ञान बांट रही है। एक दिन सिद्धि का फोन आता है। माँ, मेरी सास ने आप सबको खाने पर बुलाया है। सारे लोग सिद्धि के ससुराल पहुँचते हैं। खाना खाकर वो लोग निकल रहे होते हैं कि सिद्धि की सास सभी को गिफ्ट देती है। अरे बहन जी, बेटी के घर का खाना खा लिया, यही बहुत है जो आप ऊपर से गिफ्ट भी दे रही है। अरे बहन जी, आप भी कहाँ इन बातों पर विश्वास कर रही हैं। सास सभी को गिफ्ट देती है, लेकिन रानी को जो साड़ी देती है
वो अजीब सी हरे रंग की लाल रंग के बड़ी छाप वाली होती है। अरे छी, ये कौन पहनेगा? सासू माँ को तो जरी वाली इतनी सुंदर, और मेरे लिए ये नौकरानी वाली। अरे भाभी, दरअसल मैं जब भी घर आती थी आप वापसी में ऐसी ही साड़ी देती थी ना, तो माँ ने सोचा कि आपको आपकी पसंद की ही साड़ी क्यों ना दी जाए। बेचारी रानी, बोलती भी तो क्या। सिद्धि और सास रानी का चेहरा देखकर हंसने लगती है, तो रानी समझ जाती है कि अपने ही बिछाए जाल में वो फंस चुकी है। नमिता और उसके मम्मी पापा कचरा उठाने का काम करते हैं, जिस वजह से उनके घर में 2 वक्त के खाने के साथ लोगों की गालियां और ताने भी आते हैं। एक दिन नमिता कचरा उठा रही होती है कि तभी फोन में देखते हुए एक आंटी वहां नमिता से टकरा जाती है। छी छी, ए लड़की, तू देख कर नहीं चल सकती क्या? पर मैम साहब, मैं तो अपनी जगह पर ही हूँ, आप फोन में देखते हुए चल रही थी। अये, एक कचरे वाली होकर मुझसे जुबान लड़ाती है। अब घर जाकर दोबारा नहाना पड़ेगा, पूरा गंदा कर दिया, कितनी बदबू आ रही है। ऐसा बोलते हुए आंटी वहाँ से चली जाती है और उनकी बातों से दुखी नमिता आंखों में आंसू लिए काम करती रहती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और एक दोपहर नमिता अपनी मस्ती में गाना गुनगुनाते हुए कचरा इकट्ठा कर रही होती है कि तभी जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी। तभी उसकी टक्कर मोहन से हो जाती है। अरे देखकर काम करो। मुझे माफ कर दीजिए साहब, गलती से टक्कर हो गई, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ऐसा कोई जानबूझकर भला करेगा भी क्यों, कुछ नहीं होता। सोचा नहीं था कि कभी कोई मेरे साथ इतने अच्छे से बात करेगा। अरे जो नहीं करता वो इंसान कहलाने के लायक नहीं, तुम्हें उनके बारे में सोचना तक नहीं चाहिए। मोहन वहाँ से चला जाता है और नमिता उसकी बात को सोचते हुए दोबारा काम पर लग जाती है। इसी तरह समय बीतता रहता है। एक सर्दियों की सुबह कचरा उठाते हुए नमिता ठंड की वजह से पास के घर की सीढ़ियों पर ओत लेकर बैठ जाती है। कुछ ही देर बाद उस घर की मालकिन वहाँ आ जाती है। हाय तौबा, मेरा सारा घर गंदा कर दिया। अरे मैं घर के सामने गंदगी नहीं होने देती और तू पूरी की पूरी गंदगी मेरे घर की सीढ़ियों पर ही आकर बैठ गई। मालकिन, ठंड बहुत है इसलिए कुछ देर बैठ गई, अभी चली जाती हूँ और सफाई भी कर दूंगी। अरे यहाँ बैठकर घर पहले ही गंदा कर चुकी है, अब छूकर अशुद्ध भी करना चाहती है। अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनकर मोहन घर से बाहर निकल आता है, जहाँ नमिता को देख वो किसी तरह अपनी माँ को शांत करके घर में वापस भेज देता है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, गलती हो गई। अरे प्लीज मुझे मोहन बुलाओ और अपनी माँ की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अरे नहीं मालिक, लोग वैसे भी हमें इंसान समझते ही कहाँ है, इसलिए अब इन सब की आदत है। अगर इन सब की बातों को बुरा लगाने लगे तो भूखे ही मर जाएंगे। वैसे तुम्हें ठंड में इन पतले फटे कपड़ों की जगह मोटे और गर्म कपड़े पहनने चाहिए। मेरे पास इतनी चॉइस नहीं है, जो है बस यही है। और जब घर में मम्मी पापा भूखे बैठे हो तो क्या सर्दी और क्या गर्मी। चलती हूँ साहब। नमिता तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब मोहन उसके बारे में सोचना ही बंद नहीं कर पाता। कुछ दिनों बाद नमिता दोबारा कचरा उठाने मोहन के घर के पास आती है, जिसे देख वो एक नया गर्म सूट लेकर उसके पास आता है। ये तुम्हारे लिए है। शुक्रिया मालिक, पर ये तो नया है। हाँ, किसी को गिफ्ट में नई चीज ही तो दी जाती है। हमें कोई गिफ्ट नहीं देता। हाँ, नई चीज तो बिल्कुल नहीं, पर आपका बहुत शुक्रिया। चलती हूँ, बहुत काम बाकी है। एक बार फिर नमिता मोहन को अपनी सीधी बातों और साफ दिल से प्रभावित करके चली जाती है। अब मोहन उसकी बातों और सोच में खोया रहने लगता है। जितनी बार नमिता उसके घर के करीब आती है, वो किसी न किसी बहाने उससे मिलता रहता है। ये सिलसिला लंबा चलता है, जिसमें धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। नमिता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे नहीं लगता कि ये सही है। तुम्हारे घर वाले और समाज के लोग मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। मेरी वजह से तुम क्यों अपना जीवन खराब करना चाहते हो? मेरा जीवन तुमसे शादी करने के बाद नहीं, बल्कि शादी नहीं करके खराब होगा। मेरी बात मानो, सब ठीक होगा, भरोसा रखो। मोहन के प्यार और उस पर भरोसे के साथ नमिता शादी के लिए हाँ कह देती है और अगले ही दिन वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं।
इसके बाद मोहन नमिता को लेकर जैसे ही घर पहुंचता है तो वहाँ उसकी मम्मी, जो अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी कर रही होती है, उन्हें एक साथ देखकर हैरान रह जाती है। हाय राम, कल मुही करम जली, तुझे एक दिन सीढ़ियों पर बैठने के लिए कुछ जरा बहुत बोल क्या दिया, तूने तो बदला लेने के लिए मेरा बेटा ही फंसा लिया। अरे जिस लड़की की हमारे सामने खड़े तक होने की औकात नहीं, मोहन तू सीधा उससे शादी करके घर के अंदर ही ले आया। हाय हाय बहन, अब तुम समाज में क्या मुंह दिखाओगी? अरे मेरी बात मानो, अब बाहर निकलना ही बंद कर देना। आंटी जी, मेरी माँ का तो पता नहीं, पर आप आज बाहर निकलकर दोबारा इस घर में कदम मत रखना। अरे हम ऐसे कचरे वालों के घर में आकर अपनी इज्जत खराब करने का शौक भी नहीं रखते। अगर यही कचरे वाली आपके घर का कचरा उठाना बंद कर दे तो उस आलीशान मकान में आप 2 दिन भी नहीं रह सकती। पता है क्यों? क्योंकि आप जितनी गंदगी फैलाते हैं ना, उसे ये साफ करती है, इसलिए आपका घर साफ रहता है और आप उस पर घमंड कर पाती है। इस हिसाब से तो आप और हम कचरे वाले हुए। ये नहीं, कुछ भी हो, बीमारी, ठंड या गर्मी, ये हमेशा अपनी फिक्र ना करते हुए आपको सेफ एंड क्लीन रखने के लिए सफाई करने आती है, और आप इसे ही गंदा बोलती है। शर्म करो। मोहन की बात सुन के सबको अपने कहे पर शर्म आने लगती है, जिस पर वो नमिता से माफी मांगते हैं और मोहन की मम्मी भी उसे अपना लेती है। इलाहाबाद की मधु की शादी होती है रामगढ़ के आनंद से। नेचर से कामचोर मधु के सामने जब पूरे ससुराल की जिम्मेदारी पड़ती है तो कैसे वो उससे बचने के लिए करती है एक नाटक। चलिए देखते हैं। अरे मधु, मधुरानी, जरा चाय ला और बेसन घोल ले, बादल बन गए हैं, पकौड़ी बना लेते हैं। ओह, अभी अभी तो दिन का खाना खाया है, अब पकोड़े तल दूं? अरे इतना खाएंगी तो फट जाएंगी, चला तो जाता नहीं इनसे। तभी आनंद आ जाता है। अरे मन कर रहा है पकोड़े खाने का। मधु देखो ना, बादल बन गए हैं, ऐसे में पकोड़े मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे अभी तो बादल बने हैं, जरा 2-4 बूंद टपक तो जाने दो, बना दूंगी पकोड़े भी। ये बोलकर मधु वहाँ से चली जाती है। अरे मधु, बूंदे भी बरस गई, अब तो बना दो पकोड़े। अरे बूंदा बूंदी तो रोज होती है, जरा जमकर बरसे तो पकोड़े तलने में और सिखाने में दोनों में मजा आ जाए। ये बोलकर मधु वहाँ से चली जाती है और मधु के साथ ही बूंदा बांदी कर बादल भी चले जाते हैं। मधु अपने कमरे में जाकर कहती है, अरे भगवान, ये सारा कमरा फैला हुआ है, कैसे साफ होगा? तभी मधु को आइडिया आता है और वो जोर जोर से चिल्लाती है, हे भगवान, मेरा 2000 रुपए का नोट कहाँ चला गया? किसी ने देखा क्या मेरा 2000 का नोट? तभी वहां मधु की ननद और नौकरानी आ जाती है। अरे भाभी, मैं देख देती हूँ। कैसे देखोगी दीदी, सारा कमरा तो गंदा पड़ा है। अरे हटो ना, मैं साफ किए देती हूँ, मिल गया तो दे दूंगी। अब ननद और नौकरानी 2000 नोट के चक्कर में पूरा कमरा साफ कर देती है और नोट नोट खोया हो तब तो मिले। खैर, ये तो छोटे मोटे ट्रिक्स थे जो मधु काम से बचने के लिए करती, लेकिन अब आना था मधु का मास्टर स्ट्रोक, जिस पे वो अब सिर्फ बैठकर खाने के चक्कर में थी, और वो भी सास को ऑर्डर दे देकर। कैसे? चलिए देखते हैं। एक फ्रेम में एक फोटो है जिसमें सास की सास यानी कि मधु की दादी सास, मोटी बिंदी, काला मोटा चश्मा, कॉटन की साड़ी और चेहरे पर रौब। वहां उसी फोटो के नीचे खाट पर बैठी मधु, और मधु का गेटअप बिल्कुल वैसा ही था। मधु दादी सास की भूमिका में कहती है, अरे चंदावती, चंदा रानी, जरा चाय दे मलाई मारकर। मधु की सास यानी कि चंदावती कहती है, अरे इस नाम से तो सिर्फ मुझे मेरी सास बुलाया करती थी, ये कौन है देखूं तो जरा।
अब सास मधु को अपने सामने अपनी सास की भूमिका में देखकर जोर जोर से हंसती है। मधुरानी, कोई तमाशा चल रहा है या ड्रामा? जा जा जाकर चाय लेकर आ। मधु, जो कि ये दिखा रही थी कि वो सास की सास है या फिर उसकी आत्मा उसमें आ गई है, वो क्या करती है? चाय और मैं, वो भी तेरे लिए चंदावती। यही सिखाया है तेरी माँ ने। यार, एक तो डायलॉग बदल बहू, तू सास बनकर जो माँ पर सीधे चली आती हो, ये ओल्ड फैशन हो गया है, जरा अपडेट हो जा। और वैसे तू कुछ भी बन, उसके पहले चाय लेकर आ। अभी सास कुछ बोलती कि वहां मधुर के ससुर आ जाते हैं। वो मधु को देखते ही पागल सा हो जाते हैं। माँ, मेरी माँ, माँ तू वापस आ गई। अरे धत तेरी की, अभी एक का नाटक खत्म नहीं हुआ कि दूसरा आ गया। अरे हद है, तेरी जबान तो चलती ही जा रही है। सामने मेरी माँ बैठी है। अरे इनका चेहरा देखने को तरस गया था मैं। मेरी माँ वापस आ गई। ये देख, मेरी माँ आ गई। ये नहीं कि देसी घी के लड्डू बनाए, बस जबान चला रही हो। अरे जाने दे धनकलाल, इसे तो शुरू से ही बोलने की तमीज नहीं है। मेरी तो आदत हो गई है दब दब कर रहने की। नहीं नहीं माँ, ऐसे कैसे, ये सब करेगी। अच्छा, मैं दुकान जा रहा हूँ, शाम को तेरी पसंदीदा गर्मा गर्म जलेबी और समोसे लेकर आऊंगा माँ। ससुर वहां से चले जाते हैं। अब बेचारी सास अपनी ही बहू के नाटक में फंसकर सारा दिन सारी रात काम करती, लेकिन कब तक? एक दिन की बात है। बेटा आनंद, मेरे तो हाथ पैर सब दर्द हो रहे हैं, मुझसे नहीं होता इस उम्र में इतना काम। हाँ माँ, तू ठीक कह रही है। वैसे भी माँ, दादी को तो मरे अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं, फिर मधु कैसे दादी हो सकती है? अरे वही तो बेटा, मैं तो ये सोच रही थी कि कहीं दादी मधु के रूप में तो पैदा नहीं हो गई। मतलब ना, ये सारा नाटक है बेटा, लेकिन अब जल्द से ये नाटक बंद करा दे तू। ठीक है माँ, लेकिन अब मधु को मधु की जुबान में ही सिखाना होगा। दोनों माँ बेटा कुछ बात करते हैं और अगले दिन सास मधु का बड़ा सा सोने का हार गले में डालकर घूम रही होती है। मधु जैसे ही अपना हार सास के गले में देखती है, परेशान हो जाती है। अरे अरे, ये क्या? ये हार तो तू अपनी बहू को दे चुकी थी। नहीं नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं। आप ही ने तो कहा था कि जब तक आप जिंदा है ये मैं ही रखूं। अब आप तो जिंदा ही हैं, तो ये हार मैं उसे कैसे दे सकती हूँ? अरे लेकिन तभी वहाँ आनंद आ जाता है। दादी दादी, मैं आपके लिए भैंस लेकर आया हूँ, बाहर खड़ी है। जरा अच्छे से नहलाकर उसके गोबर से आंगन लीप देना और गोबर के कंडे बनाकर सुखाने डाल देना। और हाँ, जरा ताज़ा ताज़ा दूध भी निकाल देना दादी। और फिर माँ बेटे हंसने लगते हैं। मधु सोच में पड़ जाती है। भैंस? नहीं नहीं, इतनी बड़ी भैंस की मैं सेवा करूं? ना बाबा बना, मैं तो बहू बनकर घर वालों की ही सेवा कर लूं, उतना ही बहुत है। माँ जी, नहीं नहीं। अरे अरे, क्या हुआ बहू, तुम वापस आ गई क्या? तुम्हें सब कुछ याद आ गया? हाँ हाँ, सब याद आ गया, पूरा पूरा याद आ गया। अब सास चैन से खाट पर बैठती है और जोर से कहती है, सब याद आ गया ना? तो चल जा, चाय लेकर आ, और वो भी मलाई मार कर। गरीब घर की बेटी, बेटियां किसी से कम नहीं। कहानी एक ऐसी माँ की जिसके सपने और लालच इतने बड़े थे कि उसने उसे पूरा करने के लिए अपनी सगी बेटी को भी नहीं बख्शा। अरे मेरी प्यारी बिटिया रानी, सारा दिन इतने डिजाइनर कपड़े सिलती है, ये तो हाई क्लास के लोग पहनते हैं ना बेटा? हाँ माँ, तभी तो इनके सिलने के लिए मुझे इतने अच्छे पैसे मिलते हैं। देखो माँ, अगले महीने घर में रंगीन बड़ा टीवी लगवा दूंगी। हाँ। अरे जीती रहे बेटा। वैसे कोई ऐसा काम कर जिससे एक बार में ही ढेरों पैसे आ जाए।
आने को तो इसमें भी अच्छी कमाई है माँ, लेकिन एक दिन में एक ही कपड़ा सिलो तो आराम भी है ना। वैसे क्या करना है माँ इतने पैसों का? अरे तू बड़ी भोली है बेटा। अरे ओ रायना के पापा, देखो तो, रायना के लिए मैंने एक लड़का देखा है। पैसे तो इतने हैं कि लाखों रोज इधर से उधर हो भी जाए तो पता ना चले। वो तो ठीक है, लेकिन इतने बड़े घर का लड़का हमारी रायना से शादी क्यों करेगा? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, क्यों नहीं करेगा? अरे करेगा ना, कमी क्या है हमारी रायना में? अच्छा फोटो तो दिखा दो, कैसा है लड़का? कहीं ऐसा ना हो कि कोई बूढ़ा निकले। अरे थोड़ी सी उम्र में बड़ा लड़का कोई बूढ़ा नहीं होता। ये देखो। फोटो किसी लड़के की नहीं बल्कि एक आदमी की थी। ये क्या बकवास है? कौन है ये? इसके बेटे की फोटो दिखाओ। जी ये वो लड़का ही है। अरे साधना, तुम सगी माँ हो या सौतेली? अरे पैसा रहेगा तो राज करेगी ना। मेरे जीते जी मैं अपनी बेटी की शादी इतने बूढ़े आदमी से बिल्कुल नहीं करूंगा। जब मैं अपनी बेटी के लिए लड़का पसंद नहीं कर सकती तो मेरा इस घर में रहने का अधिकार ही नहीं है। जैसे ही वो जाने लगती है कि तभी रायना वहां आ जाती है। माँ, आप जहां बोलेंगी मैं वहां शादी कर लूंगी, आप कहीं मत जाइए। और फिर रायना की शादी अपने से 11 साल बड़े राधा राम से हो जाती है। शादी के बाद एक दिन, अरे माँ, कैसे आना हुआ आपका? अरे बेटी, घर में आने के लिए कुछ सोचना होता है क्या? ये लो, पूरे 2 दर्जन केले हैं बेटा। शुक्रिया माँ। वैसे और बताइए। बेटा, तेरे पापा की तबीयत खराब हो गई है और तू तो जानती है कि उनकी कमाई कितनी है। अगर तुझसे कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए तो। माँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अरे वाह बेटी, तू तो गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। अरे तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरी शादी में पैसा लगाया, अब तेरे मायके वालों को जरूरत है तो तू ऐसे जवाब देगी? अरे अरे माँ, ऐसे मत बोल। मेरी मुंह दिखाए में जो पैसे मिले थे ना, वो मैं तुझे दे देती हूँ। लेकिन अगली बार से आपको जब पैसों की ज़रूरत हो तो आप कुछ दिनों पहले ही बता देना। अरे ठीक है ठीक है, तो अभी से सुन ले, अगले महीने भी पैसों का इंतजाम करके रखना, मैं आकर ले जाऊंगी। तभी वहाँ रायना की सास आ जाती है। अरे अरे समधन जी, कैसे आना हुआ? अरे कुछ खाया पिया आपने? अब जी वो केले लाई हूँ पूरे 2 दर्जन। अब बेटी के ससुराल आना था तो खाली हाथ थोड़ी ना आती मैं। कोई बात नहीं बहन जी, आराम से बेटी से बात करिए, मैं और भी कुछ खाने को भिजवाती हूँ। सास के जाने के बाद साधना भी पैसे लेकर घर आ जाती है। अब दिन बीतते हैं। साधना हर महीने रायना के घर आती और पैसे लेकर चली जाती। लेकिन एक दिन अचानक रायना की सास का फोन साधना पर आता है। बहन जी, जैसे भी हो आप जल्दी से हमारे घर आ जाइए ना। हमारी बहू रायना को क्या हो गया है, न बोल रही है न हिल रही है। हैं? अरे मार तो नहीं डाला मेरी मासूम बेटी को? साफ साफ बोल देती हूँ, मेरी बेटी को कुछ भी हुआ होगा ना तो मैं तुम लोगों को कंगाल कर दूंगी, क्लेम कर दूंगी करोड़ों का। अरे क्या हुआ भाग्यवान, कहाँ से करोड़ों आ रहे हैं? अरे मार डाला हमारी बिटिया को उन लोगों ने। हैं? क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो पहले ही बोला था कि लड़का ठीक नहीं है। दोनों रायना के घर पहुंचते हैं, जहां रायना का पति कहता है, अरे अरे आप डरिए नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि वो अब खतरे से बाहर है। अरे पर वो खतरे में गई क्यों? अरे क्यों मेरी लड़की को मारने की कोशिश की गई? अरे वकील करूंगी बड़े से बड़ा और सबको सड़क पर ले आऊंगी। अरे सौम्या की माँ में इतनी हिम्मत है कि वो अपनी बेटी को पाल ले। रास्ते में ले आऊंगी तुम लोगों को। हाँ। अरे माता जी, लेकिन डॉक्टर की बात तो सुन लीजिए। नहीं नहीं, मुझे किसी की बात नहीं सुननी मेरी बेटी। अरे सुन तो लो भाग्यवान कि क्या बोलना चाह रहा है तुम्हारा दामाद। जी दामाद जी बताइए, क्या हुआ है हमारी बेटी को? अरे पता नहीं,
सारी सारी रात किसके लिए कपड़े सिलती रहती है और वो कपड़े जाते कहाँ हैं? अरे हम तो इतने पैसे वाले हैं, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है इसके सिलाई के पैसों की। मैंने तो कहा भी कि बिटिया अगर इतनी इच्छा है तो दिन में एक ड्रेस सिल लो, लेकिन मानी नहीं। आप ही की बेटी है, पूछिए आप, पूरे होश में है अब। हाँ, ये कहकर सास वहां से चली जाती है। अब कमरे में सिर्फ बेटी, माँ और पिता थे। बेटा, मैं तो जीते जी मर जाता अगर तुझे कुछ हो जाता तो। क्या बात है बेटा, ये लोग अच्छे नहीं, तेरा पति ठीक नहीं है बेटा? अरे नहीं नहीं पापा, ये तो साक्षात भगवान का रूप है। मेरी सास तो मेरा पूरा ख्याल रखती है। ये लोग बहुत अच्छे हैं पापा। अरे तो फिर क्या जरूरत पड़ गई मरने की? माँ, पता ही नहीं चला, सारी सारी रात काम करती रहती। आपको पैसे भी तो देने थे, लेकिन ये नहीं पता था कि सेहत खराब हो जाएगी। अरे पैसे देने थे तो सास से या पति से लेकर दे देती। नहीं नहीं माँ, ये मेरे सम्मान के खिलाफ था। आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आप लोगों की मदद अपने पैसों से करूं। पिता को साधना पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन साधना की आंखों में आंसू होते हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतनी स्वाभिमानी निकलेगी। बेटा, मैंने अपने लालच में तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मुझे माफ कर दे बेटा। शहर में रहने वाली निहारिका की शादी गांव के राम से हो जाती है। निहारिका को ज्यादा किसी चीज का शौक नहीं होता, जिस वजह से वो ससुराल में खुशी से रह रही होती है। लेकिन गोलगप्पों का प्यार सबको बहुत परेशान करता है। देखो जी, हमारी शादी को ना 1 हफ्ता हो गया और मुझे गोलगप्पे खाए हुए पूरे 7 दिन बीत गए। इतने लंबे समय तक अपने गोलगप्पों के बिना मैं आज तक नहीं रही। ओहो, आई बड़ी गोलगप्पे खाने वाली। हुक्म तो ऐसे चला रही है जैसे तेरे पापा ने हमें यहाँ कोई दुकान खोल कर दी हो। बेटी तो दी है ना, अब उसे थोड़े गोलगप्पे तो आप भी खिला सकते हैं ना। अरे देखो तो जरा, नास पीटे गोलगप्पों के पीछे कैसे कैंची की जैसी जुबान चल रही है इसकी। देखिए मम्मी जी, आप भले मुझे कुछ भी बोलिए, लेकिन अपने गोलगप्पों के लिए मैं कुछ नहीं सुन सकती। हाँ, अरे मैं तुम्हें गोलगप्पे खिला दूंगा, थोड़ा सब्र तो करो। पिछले 7 दिनों से सब्र ही तो कर रही हो ना। अरे गोलगप्पे ही तो है, इतना बेचैन क्यों हो रही हो? आ जाएंगे। सुनो जी, हम लड़कियां पति के बिना रह सकती हैं, पर गोलगप्पों के बिना नहीं, कभी नहीं। वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। निहारिका की बात सुनकर उसकी सास और पति सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। जिसके बाद राम गोलगप्पों का इंतजाम करने घर से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद वो गोलगप्पे लेकर घर वापस आता है, जिन्हें देखकर निहारिका सारे काम छोड़कर खुशी से भागते हुए राम के पास आती है। तुम आ गए? इतनी देर क्यों लगाए? पता है ना मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अरे थोड़ी देर पहले ही तो घर से गया था। क्या तुम? अरे मैं तो अपने गोलगप्पों से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। निहारिका का गोलगप्पों के लिए ऐसा प्यार देखकर राम हैरान रह जाता है। अब वो गोलगप्पों को प्लेट में अच्छे से सजाकर उन्हें खाने बैठती है, लेकिन पहला गोलगप्पा खाते ही वो गुस्से में प्लेट खिसका देती है। ये कैसे घटिया गोलगप्पे उठा कर ले आए? न पानी में स्वाद, न गोलगप्पों में। हाय हाय, महारानी के नखरे तो देखो, इन्हें गोलगप्पे में भी अलग अलग स्वाद चाहिए। ठीक है, आप लोग इस पर बहस मत शुरू कर देना, मैं ना कल दूसरी जगह से खरीद लाऊंगा, ठीक है? अगले दिन राम निहारिका के लिए गांव में दूसरी दुकान से गोलगप्पे खरीद कर लाता है, पर उसे वो भी पसंद नहीं आते। जिसके बाद बहुत दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है, जिसमें राम अपनी पत्नी के लिए दूसरे गांव तक जाकर वहां से भी गोलगप्पे खरीद कर लाता है,
पर निहारिका को कहीं के कोई भी गोलगप्पे पसंद ही नहीं आते। तुमको तो अच्छे गोलगप्पे की पहचान करना आता ही नहीं है। तुमको गोलगप्पे का प्यार पता ही नहीं है। तुमसे कुछ होता ही नहीं है। अरे तुमसे बहुत होता है तो तुम खुद कर लो ना। सास की बात पर निहारिका बैग पैक करके घर से जाने लगती है, जिस पर राम उसे रोकते हुए कहता है, अरे इतनी सी बात पर कोई घर छोड़कर जाता है क्या? मैं कल शहर जाकर तुम्हारी पसंद के गोलगप्पे ले आऊंगा, ठीक है? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं ही शहर चली जाती हूँ और घर छोड़कर नहीं जा रही, गोलगप्पे खाने जा रही हूँ। ये कहकर निहारिका शहर में अपने पापा के घर चली जाती है, जहां पर वो सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक में मन और पेट भर कर गोलगप्पे खाती रहती है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। फूड पॉइजनिंग है, जंक फूड बिल्कुल बंद करना होगा। लो, बहुत गोलगप्पे गोलगप्पे करती रहती थी, कर दिया ना गोलगप्पे ने बीमार। और खाओ अब। माँ, इसके बारे में हम घर जाकर बात करेंगे। कुछ दिनों में निहारिका ठीक होकर अपने ससुराल वापस आ जाती है, जिस पर एक बार फिर सास बहू की नोकझोंक शुरू हो जाती है। अब थोड़े दिन अपने प्यार से दूर रहना, नहीं तो इस बार सीधा भगवान के घर पहुंच जाओगी। इस बार सास की बात का कोई जवाब दिए बिना निहारिका अपने कमरे में चली जाती है। बीमार होने की वजह से निहारिका गोलगप्पे तो खा नहीं पाती, लेकिन अभी भी उसके मन में हर वक्त उन्हीं के ख्याल चलते रहते हैं। हाय मेरे प्यारे गोलगप्पे, इस कलमुए फूड पॉइजनिंग ने मुझे मेरे प्यार से दूर कर दिया। मेरे गोलगप्पों, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर मैंने तुम्हें खाया तो मम्मी जी तानों के ही गोलगप्पे बनाकर मुझे खिला देंगी। एक दिन निहारिका अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई, जिसकी घर से निकलते ही राम रसोई में जाकर कुछ करने लगता है। शाम को निहारिका के घर वापस आते ही उसकी सास कहती है, शक्ल से तो लग रहा है कि डॉक्टर ने थोड़े और समय तक गोलगप्पे बंद कर दिए। अच्छा है, कम से कम अब हमें पूरा दिन गोलगप्पा पुराण तो नहीं सुनना पड़ेगा। सास की बातें सुनकर निहारिका चिढ़ते हुए अपने कमरे में जा रही होती है। तभी राम गोलगप्पों से भरी एक बड़ी प्लेट लेकर उसके सामने आ जाता है, जिन्हें देखकर निहारिका का चेहरा खिल उठता है। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें अपने पसंद की चीज खाने से कोई नहीं रोक रहा। जितना खाना है उतना खाओ, लेकिन उससे खाने की एक लिमिट होनी चाहिए। हाँ बहू, किसी भी चीज की अति हमेशा नुकसानदायक ही होती है। ठीक है, पर अभी मुंह में पानी आ रहा है। गोलगप्पे खाऊं प्लीज? अरे अकेले क्यों, सब साथ मिलकर खाएंगे ना।